हमने भारत के 5 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया, जिसमें एक है तटीय मैदान, जिसके 2 भाग हैं। पश्चिम तटीय मैदान जो अरब सागर से लगा है, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। कभी कभी कमीशन प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर स्थापित कीजिए। हम देखते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में किस तरह से अंतर है। नंबर 1, पश्चिमी तटीय मैदान इरोजनल प्लेन है। यह अपरदन जनित मैदान है। इसका अपरदन कैसे हुआ? समुद्र की लहरों द्वारा। समुद्र की लहरों ने क्यों किया? जब अरेबियन ब्लॉक विवर्तनिकी कारणों से भ्रंशित होकर नीचे धंस गया और उस पर हिंद महासागर का जल अरब सागर के रूप में लहराने लगा, तब इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से उठने वाली लहरें लगातार अपरदन कर इस तटीय मैदान का निर्माण किए हैं। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान डिपोजिशनल या निक्षेप जनित है। निक्षेप का कारण है कि भारत की भूमि पश्चिम से पूरब ढली है। परिणाम स्वरूप सामान्य स्थलीय प्रवाह और नदियों का प्रवाह पूरब की तरफ जाता है और यह पठार से लाए गए अवसाद का तट के सहारे निक्षेपण करता है। इस तरह से पूर्वी तटीय मैदान निक्षेप जनित है। दूसरा अंतर है कि पश्चिम तटीय मैदान में बेंचेज एंड प्लेटफार्म हैं। यहाँ पर यदि कोई समुद्र के किनारे से यहाँ अरब सागर के तट से पूरब की तरफ चलता है तो उसको 30 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 90 मीटर की ऊंचाई पर विभिन्न टेरेसेस या सीढ़ियाँ मिलती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान का ढाल जेंटिल है, सामान्य है। सामान्य होने का कारण नदियाँ उत्तरोत्तर जमाव कर रही हैं, डेल्टा आगे बढ़ रहे हैं और नदियों की अंतिम वृद्धावस्था में ढाल कम होना स्वाभाविक है। तीसरा अंतर है आर्केयन एंड धारवाड़ियन ग्रेनाइट एंड सिस रॉक्स। पश्चिमी तटीय मैदान में पुरानी आर्केयन युग की चट्टानें जो अरावली क्रम के भी हैं और धारवाड़ युग की चट्टानें पाई जाती हैं। विशेष रूप से कोंकण हिल पूर्ण रूप से धारवाड़ियन ग्रुप की चट्टानों का बना है और इसमें एकाकी पहाड़ियाँ पुरानी चट्टानों की हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में कुडापा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कुडापा एक जिला है आंध्र प्रदेश का और कुडापा भूसन्नत से ही पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई और उसी समय अर्थात कुडापा क्रम की चट्टानें ही पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से मिलती हैं। तीसरा अंतर है पश्चिमी तटीय मैदान नैरो या सकरा है। देखने में ही लग रहा होगा क्योंकि फाल्टिंग या भ्रंशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर समुद्री लहरों द्वारा अपरदन हुआ। अपरदन एक सीमित मात्रा में हुआ क्योंकि चट्टानें आर्केयन और धारवाड़ियन क्रम की पुरानी थी, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, जैसा कि चित्र में ही दिख रहा है। लेकिन पूरब चौड़ाई कहीं कहीं पर बहुत अधिक है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसका उत्तर आप दे सकते हैं और इसमें विशेष रूप से यदि पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों को ध्यान में रखें तो यहाँ पर एक नदी है कावेरी। कावेरी ने अपने निचली घाटी में एक विस्तृत उपजाऊ निक्षेप जनित मैदान का निर्माण किया है। इसी तरह से यहाँ पर नदी है कृष्णा, यहाँ पर नदी है गोदावरी और यहाँ पर है महानदी, जिनके मुहाने पर पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में कोई नदी न तो निचले भाग में चौड़ी घाटी बनाती है न तो विस्तृत निक्षेप जनित मैदान। अगला है
पश्चिम तटीय मैदान में टेरिस सैंड ड्यून। केरल में उत्थित बालुका स्तूप को टेरिस कहा जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में तमिलनाडु में उत्थित बालुका स्तूपों को थेरिस कहा जाता है। यहाँ पर स्मरणीय है कि ग्रेट मयूर फॉल्ट के सहारे इसके दक्षिण का भाग प्लेट विवर्तन के कारणों से उठ गया, जिससे केरल के उत्थित बालुका स्तूपों को टेरिस और तमिलनाडु के पूर्वी तटीय कोरोमंडल मैदान के उत्थित बालुका स्तूपों को थेरिस कहा जाता है। अगला अंतर है पश्चिमी तटीय मैदान के बीचेस राकी हैं, चट्टानी हैं, अर्थात दोनों तटीय मैदान में बीच की बहुतायत है जो विदेशी और देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अंतर है कि पश्चिम तटीय मैदान का बीच राकी या चट्टानी है या कड़ी चट्टानों से निर्मित है, कारण समुद्री लहरों द्वारा अपरदन और तेज ढाल के कारण निक्षेप का न हो पाना, अपितु अवसाद का अरब सागर में प्रवाहित होकर चले जाना। जबकि पूर्वी तटीय मैदान का बीच सैंडी है, सैंडी माने बलुआ, मडी, कीचड़ युक्त। क्योंकि नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान में लगातार निक्षेप करती हैं। उस निक्षेप में सैंड, सिल्ट, क्ले सबकी मात्रा मिक्स्ड रहती है, इसलिए यहाँ के बीच पर निक्षेप हैं और यह सैंडी या बलुआ प्रकृति का है। पश्चिमी तटीय मैदान में कोर्स मटेरियल का मतलब यहाँ का निक्षेप अत्यधिक खुरदुरा है। चाहे समुद्र की लहरों द्वारा वह निक्षिप्त किया गया हो या नदियों के अपरदन द्वारा, वह है पुरानी आर्केयन और धारवाड़ियन चट्टानों का ही मटेरियल, इसलिए वह अपेक्षाकृत कड़ा है, खुरदुरा है, मोटे दानों का है और उसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा अधिक है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान का मटेरियल फाइन है, सूक्ष्म है। क्योंकि लंबी दूरी तय करने के फलस्वरूप नदियाँ उस कड़े मटेरियल को, यद्यपि यह मटेरियल भी प्रायद्वीपीय पठार की कड़ी चट्टानों का ही है, लेकिन लंबी दूरी तय करने के बाद उनके घर्षण अपघर्षण के फलस्वरूप यह कण छोटे हो जाते हैं। इसमें अधिकांशतः सिल्ट और क्ले की मात्रा प्रचुर हो जाती है। अगला अंतर है पश्चिम तटीय मैदान में नैरो वैली, संकीर्ण घाटियाँ हैं, कारण पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ तीव्र ढाल के अनुरूप बहती हैं और तीव्र ढाल के फलस्वरूप वह लंबवत कटाव कर अपनी घाटी को गहरा करती हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में घाटियाँ अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी हैं, जिसका कारण है कि नदियाँ अपने वृद्धावस्था में निचले भाग में निक्षेपण का कार्य शुरू कर देती हैं और विसर्पों का निर्माण करती हैं। इस तरह से घाटियों का चौड़ा होना यहाँ की प्रकृति है। अगला अंतर है पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी का अर्थ होता है नदियाँ जब पश्चिम के खड़े कगार के सहारे समुद्र में उतरती हैं तो वह लंबवत कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा कर देती हैं और आई आकार जैसा गार्ज बनाती हैं, जिसमें समुद्र का भी जल प्रविष्ट कर जाता है और नदियों का मीठा जल भी। ऐसे जल को ब्रैकिस जल कहा जाता है और एस्चुअरी के मुहाने पर इस ब्रैकिस जल में, जिसमें कि समुद्र का खारा जल, नदियों का मीठा जल मिश्रित होता है, मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। इस तरह से पश्चिम की नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सारावती इत्यादि नदियाँ और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ एस्चुअरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान के सहारे सामान्य ढाल होने के फलस्वरूप
नदियाँ अपने द्वारा लाए गए मटेरियल का निक्षेप करती हैं। वह निक्षेप समुद्र की तरफ नहीं बढ़ पाता क्योंकि समुद्री लहरों द्वारा वह बाधित हो जाता है और इस तरह से त्रिभुजाकार विस्तृत डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा। अगला अंतर है पश्चिम तटीय मैदान में समर मानसून रेन, ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है, जिसका कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम अरब सागरीय शाखा का प्रभाव रहता है और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, जिससे वह मानसूनी या विशेष रूप से पर्वतीय वर्षा करता है, जैसे अनाईमुदी, नीलगिरी, कुद्रेमुख, महाबालेश्वर, कंसुबाई इत्यादि पहाड़ियों के फलस्वरूप यहाँ पर ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान में समर एंड विंटर बोथ रेन्स, ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है और शीतकालीन वर्षा भी होती है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा विशेष रूप से पूरे तटीय मैदान पर होती है, चाहे वो उत्कल तट हो, नाथ सरकार तट हो, रायलसीमा तट और कोरोमंडल तट। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब के सभी तटीय मैदान पर ग्रीष्मकाल में वर्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शीतकाल में भी वर्षा होती है। विशेष रूप से वह उड़ीसा, नाथ सरकार और रायलसीमा तट पर न होकर कोरोमंडल तट पर ही होती है। क्योंकि यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत आड़े आता है, अवरोधक का काम करता है उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसून के लिए, और उत्तर पूरब से शीतकाल में आने वाले मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत के समानांतर चलने के कारण यहाँ शीतकाल में वर्षा नहीं करते, जबकि तमिलनाडु की पहाड़ियों पर, जिनकी दिशा लगभग उत्तर से दक्षिण है, पूरब से टकराने के फलस्वरूप वर्षा करते हैं। अगला अंतर है रेयर साइक्लोन। पश्चिमी तटीय मैदान पर ग्रीष्मकालीन चक्रवात बहुत ही कम आते हैं, कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में बनने के फलस्वरूप अपने प्राकृतिक गति के अनुसार पश्चिम की तरफ चलायमान हो जाते हैं। फलस्वरूप उनका प्रभाव पश्चिमी तटीय मैदान पर नहीं पड़ता। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान पर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता अधिक होती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी प्राकृतिक दिशा के अनुसार पश्चिम की तरफ चलते हैं और यह कभी कभी स्थानीय ऊष्मन और कारकों के कारण कोरोमंडल तट पर, तो कभी रायलसीमा तट पर, तो कभी नाथ सरकार तट पर, तो कभी उड़ीसा या उत्कल और कभी गांगेय तट की तरफ चलते हैं। इस तरह से पूर्वी तटीय मैदान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता भी अधिक होती है और बारंबारता भी। अगला अंतर है पश्चिमी तटीय मैदान में सैंडी एंड लैटेराइटिक सॉइल। यहाँ पर बलुई मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ का मटेरियल खुरदुरा होता है, और यहाँ पर लैटेराइट सॉइल भी मिलती है क्योंकि जब भारत का यह पठारी भूभाग भौगोलिक विगत में भूमध्य रेखा पर था, तो अधिक ताप और वर्षा के फलस्वरूप यहाँ पर लैटेराइजेशन हुआ और लैटेराइट सॉइल निर्मित हो गई। आज भूमध्य रेखा से उत्तर स्थित होने पर भी यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा की मात्रा भी पर्याप्त होती है, इसलिए लैटेराइट सॉइल या लैटेराइट मृदा की विशेषताएं संरक्षित हैं। फलस्वरूप यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कोकोनट या नारियल की खेती होती है। उसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान में सैंडी एंड क्लेई सॉइल, विशेष रूप से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें
कुछ मिट्टियों में सैंड की मात्रा अधिक है, कुछ में सिल्ट की, कुछ में क्ले की। इस तरह से पूर्वी तटीय मैदान की मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक मुलायम और उपजाऊ है, जो जलोढ़ प्रकृति की है। पश्चिम तटीय मैदान में कृषि के रूप में कोकोनट नारियल की कृषि होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी नारियल के लिए उपयोगी है, जो लैटराइट और सैंडी है। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान में पैडी या राइस धान की कृषि होती है। वह महानदी डेल्टा गोदावरी और कृष्णा और कावेरी डेल्टा में धान अत्यधिक मात्रा में पैदा किया जाता है और दोनों सीजन में पर्याप्त वर्षा होने के फलस्वरूप यहाँ पर साल भर धान की 3 फसलें अमन, औस और बोरो पैदा होती हैं। कावेरी डेल्टा को धान का कटोरा और कृष्णा और गोदावरी बेसिन को भी धान का क्षेत्र कहा जाता है। अगला अंतर है, पश्चिम तटीय मैदान में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव अर्थात कच्छ या गरान वनस्पति, और इसकी प्रजातियां मुख्य रूप से गुजरात प्लेन में भी मिलती हैं, लेकिन समूचे पश्चिम तटीय मैदान अर्थात कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट पर मिलता है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से टाइडल फॉरेस्ट हैं, ज्वारी वन हैं। क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान ज्वार से प्रभावित होता है। ज्वार पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम चलते हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न ज्वार पूर्वी तटीय मैदान के अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए यहाँ के वनों में सदाबहार ज्वारी वन पाए जाते हैं। यह रहे कुछ भौगोलिक और आर्थिक अंतर पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के बीच।